वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम अपने 11th क्लास की ग्रामर की क्लास शुरू करेंगे। स्टूडेंट्स, आपकी डिमांड के ऊपर आपके बार बार जो कमेंट किए गए हैं उस डिमांड को देखते हुए हम आज इस एपिसोड के अंदर अपने ग्रामर के टॉपिक को शुरू कर रहे हैं। ग्रामर के कुछ टॉपिक्स होने के बाद में हम अपने कोर्स की जो बुक्स हैं उनको भी शुरू करेंगे। और आज का जो ग्रामर का टॉपिक है वह है, जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, मॉडल चुना गया है। और आपसे रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप ही के समान दूसरे स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को देखकर लाभ प्राप्त कर सके। तो आइए स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि मॉडल्स क्या होते हैं। एक्चुअल में मॉडल होता क्या है। जब भी हमें मॉडल शब्द सुनाई देता है या हमसे पूछा जाता है तो हम कुछ मॉडल्स के नाम गिनाने लगते हैं, लेकिन वास्तविकता में मॉडल है क्या, मॉडल शब्द का अर्थ क्या है। आइए हम इस वीडियो के माध्यम से बड़े आसान तरीके से, बड़े ही प्रभावशाली तरीके से समझते हैं कि मॉडल क्या है और अलग अलग मॉडल्स का प्रयोग किस प्रकार से किया जा सकता है। तो हम देखते हैं, जैसा कि आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप देख सकते हैं मॉडल शब्द जो है वह मूड से बना है। मूड का अर्थ है भाव। यह मूड जो शब्द है किसी व्यक्ति के भाव को दर्शाता है। इसका अर्थ है, अर्थात वो शब्द जो किसी वाक्य में सब्जेक्ट के मनोभाव को दर्शाता है। जैसा कि हम जानते हैं, अगर हम गुस्सा हैं तो हमारे मनोदशा अलग होगी, अगर हम दुखी हैं तो हमारी मनोदशा अलग होगी। उसी प्रकार से अलग अलग मनोदशा को, अलग अलग मूड को दर्शाने के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें मॉडल कहते हैं। किसी भी वाक्य में मॉडल जो है वह हेल्पिंग वर्ब की तरह कार्य करते हैं। जैसे कि हम अलग अलग टेंस पढ़ते समय अलग अलग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से किसी सेंटेंस में, किसी वाक्य में हम किसी सब्जेक्ट के मनोभावों को दर्शाने के लिए अलग अलग मॉडल्स का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब की तरह करेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो मॉडल होते हैं इनके ऊपर किसी भी तरह के सब्जेक्ट के सिंगुलर या प्लूरल होने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चाहे हमारा सब्जेक्ट एक वचन है, चाहे हमारा सब्जेक्ट बहुवचन है, हम समान रूप से ही इन मॉडल्स का प्रयोग करते हैं। सिर्फ उस वाक्य में उस सब्जेक्ट के मनोदशा को दर्शाने के लिए, उस सब्जेक्ट के मूड को दर्शाने के लिए। आई होप आपको बड़े आसान तरीके से यह बात समझ में आ गई होगी कि मॉडल जो है वह मूड को बताता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से अलग अलग मॉडल्स का प्रयोग किया जाता है। आइए हम देखते हैं। सबसे पहले जो हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर है वह है शुड। और हम जानते हैं शुड का जो पहला है वह है करेक्ट एक्शन, यानी कि उचित कार्यों को बताने के लिए, उचित कार्यों को दर्शाने के लिए हम हमेशा शुड का प्रयोग करते हैं। इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि दिया गया वाक्य नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है या प्रश्नवाचक है। देखिए यहां पर हम एक सेंटेंस लिखते हैं, He should work hard। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर मेहनत करना एक उचित कार्य है। मेहनत करना एक उचित कार्य है और इस उचित कार्य को दर्शाने के लिए मैं शुड का प्रयोग करता हूं। अर्थात अब सब्जेक्ट का जो मनोभाव है वह क्या है कि वह उचित कार्य को करना चाहता है और इस उचित कार्य को वह शुड के माध्यम से बताता है। इसी प्रकार से अगला जो है वह है सेंसिबल एक्शन, अर्थात समझदारी पूर्ण जब कोई कार्य किया जाता है तो हमें शुड का प्रयोग करना है। एक एग्जांपल के माध्यम से इसे समझते हैं। देखिए यहां पर लिखा गया है, यू शुड wear a mask।
यू शुड वियर अ मास्क। हम जानते हैं मास्क पहनना आज के समय में एक बहुत ही समझदारीपूर्ण कार्य है, क्योंकि मास्क पहनने से हम बहुत से कीटाणुओं से बच सकते हैं, इन्फेक्शन से बच सकते हैं। तो यहां पर इस समझदारीपूर्ण कार्य को, मनोभाव को दिखाने के लिए हम शुड का प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, जब हमारे वाक्य में किसी प्रकार की कोई सलाह दी जाती है तब भी हम शुड का ही प्रयोग करेंगे। एक और एग्जांपल देखें और समझें कि किस प्रकार से एडवाइस देने के लिए हम शुड का प्रयोग करेंगे। देखिए, ही इज वेरी वीक। ही इज वेरी वीक, वह बहुत कमजोर है। ही शुड स्पेंड more time with his books। उसे अपने किताबों के साथ में और समय बिताना चाहिए। यहां पर सलाह दी जा रही है, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वह बहुत वीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, उसे सलाह देंगे। सलाह हम शुड के माध्यम से देंगे कि उसे अपने किताबों के साथ में अर्थात पढ़ाई में और ज्यादा ध्यान लगाना चाहिए। इस प्रकार से सलाह के लिए भी हम शुड का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सजेशन। जब हमें किसी तरह का कोई सुझाव देना होता है तब भी हम शुड का ही प्रयोग करेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार से सुझाव का प्रयोग किया जाता है। देखेंगे, ही इज वेरी पुअर। He should spend money sensibly। देखिए लिखा है he is very poor, वो बहुत गरीब है। He should spend money sensibly। हम यहां उसे सुझाव दे रहे हैं कि उसे जो पैसा है वह कैसे खर्च करना चाहिए, सोच समझ के, बड़े ही बुद्धिमत्ता से खर्च करना चाहिए। इसलिए हम यहां उसे सुझाव जब देंगे तो शुड का प्रयोग करेंगे। और इसी प्रकार से जब हमें परामर्श देना होता है, जब हम किसी को परामर्श देंगे तब भी हम शुड ही का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं आपको एक परामर्श देता हूं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप देखिए, तो मैं कहूंगा यू शुड वॉच दिस वीडियो मोर एंड मोर, और उसे क्या करना है, साथ ही साथ आपको इसको लाइक भी करना है। तो इस प्रकार से हम जानते हैं कि कैसे इन ट्रिक्स को, इन पॉइंट्स को हम याद करके शुड को देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दूसरा मॉडल कौन सा है। देखिए स्क्रीन के ऊपर आपको आउट टू मॉडल दिखाई दे रहा है। इस मॉडल के द्वारा भी कुछ पॉइंट्स हम क्लियर कर पाते हैं। जो पहला पॉइंट है वह है हमारा मॉरल ड्यूटी का, यानी कि नैतिक कार्य। ऐसे कार्य जो कि नैतिक स्तर के ऊपर सही हो, उनके लिए हम आउट टू का प्रयोग करेंगे। देखिए यहां हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझते हैं। लिखा है, यू ought to respect your parents। यह हमारा एक नैतिक कार्य है कि हम क्या करें, हमारे पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करें, और इसको दर्शाने के लिए हम आउट टू का प्रयोग करेंगे। अगला देखिए, अगला है मॉरल ऑब्लिगेशन, यानी कि नैतिक बाध्यता। ऐसा कार्य है जो चाहे हम इच्छा से करें या अनिच्छा से, नैतिक यानी कि सामाजिक दबाव की वजह से जब हमें करना होता है तो उसके लिए हम नैतिक बाध्यता का प्रयोग करेंगे। और इसके लिए आउट टू जो मॉडल है वो बिल्कुल उपयुक्त है। देखिए कैसे हम इसको समझते हैं। लिखा है, राम is the only son of Mr. Gupta।
राम मिस्टर गुप्ता का एकमात्र बेटा है। ही आउट टू टेक केयर हिम, उसे उनकी देखभाल करनी चाहिए। यहां पर इकलौता बेटा होने की बाध्यता है कि वह मिस्टर गुप्ता की देखभाल करेगा, और इसके लिए हम आउट टू का प्रयोग करते हैं। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जब हमारे कोई कार्य अंतरात्मा की आवाज के द्वारा किया जाता है, अर्थात कॉन्शियंस के द्वारा किया जाता है, तब भी हम आउट टू का प्रयोग करते हैं। जैसे यहां पर आप देखिए, मैं बड़े आसान तरीके से इस एग्जांपल के माध्यम से आपके लिए इसे क्लियर करता हूं। यहां लिखा है वी आउट टू हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। ये हमारी अंतरात्मा की आवाज है, यानी हम अपने कॉन्शियंस के द्वारा जानते हैं कि जो जरूरतमंद है, जो गरीब है, उन्हीं की सहायता की जानी चाहिए, और उसके लिए हम आउट टू जो मॉडल है उसका प्रयोग करेंगे, उसके द्वारा इस मनोभाव को दर्शाएंगे। आगे देखते हैं, और लिखा है गुड सेंस, यानी कि सुबुद्धि, ऐसे कार्य है जिनके पीछे एक अच्छा सेंस हो, अच्छा सुबुद्धि हो, एक अच्छा उद्देश्य हो, उसके लिए भी हम आउट टू का ही प्रयोग करेंगे। देखिए लिखा है यू आउट टू सपोर्ट योर वीक फ्रेंड्स। देखिए यहां हम लोग देखते हैं, लिखा है यू आउट टू सपोर्ट योर वीक फ्रेंड, तुम्हें अपने कमजोर दोस्तों की सहायता करनी चाहिए। तो इसके पीछे जो उद्देश्य है, उसके पीछे जो सेंस है, वह एक अच्छा सेंस है कि वह अपने कमजोर फ्रेंड्स की सहायता करना चाहता है। इसलिए यहां पर हम आउट टू मॉडल का प्रयोग करते हैं। तो आपने देखा इन चारों पॉइंट्स को हम लोगों ने किस प्रकार से यहां पर समझा है। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला मॉडल कौन सा है और किस प्रकार से हम उसे आसानी से समझ सकते हैं। अगला मॉडल है मे, सबसे कॉमन और सबसे ज्यादा प्रयोग में आए जाने वाला यह मॉडल है। आपने बहुत बार इसका प्रयोग किया होगा। पहला जो पॉइंट है जो कि हम मे के द्वारा सीखते हैं वह है फॉर्मल परमिशन, यानी कि औपचारिक आज्ञा लेना या देना। औपचारिक आज्ञा से क्या अर्थ है स्टूडेंट्स, इसे समझिए। हम लोग देखते हैं कि फॉर्मल परमिशन ऐसी आज्ञा है जो हमसे जो बड़े व्यक्ति हैं, यानी कि पद में जो हमसे बड़े हैं, उनसे परमिशन लेते हैं, या फिर ऐसे व्यक्ति जो कि पद में हमसे बड़े हैं और वो हमें परमिशन दे रहे हैं, इस प्रकार की आज्ञा को हम फॉर्मल परमिशन कहेंगे, हिंदी में औपचारिक आज्ञा कहेंगे। जैसे कि हम कितनी ही बार जब क्लासरूम में एंटर करते हैं तो हम कहते हैं मे आई कम इन सर। तो हम यहां पर सर यानी कि जो हमारे अध्यापक हैं, जो हमसे पद में बड़े हैं, उनसे परमिशन ले रहे हैं, और वो परमिशन कैसी है, फॉर्मल परमिशन है, इसलिए हम मे का प्रयोग करते हैं। और उसके प्रति उत्तर में, उसके जवाब में टीचर कहता है यस यू मे कम इन, तुम अंदर आ सकते हो। इस वाक्य में हम देखते हैं कि टीचर जो है वो हमें मे के द्वारा परमिशन दे रहा है। अर्थात जब भी इस प्रकार के वाक्य आते हैं, जब हमें औपचारिक परमिशन लेनी है तो हम वहां पर मे का प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फैक्चुअल पॉसिबिलिटीज, अर्थात तथ्याधारित संभावना, ऐसी संभावना जो किसी तथ्य के ऊपर, किसी फैक्ट के ऊपर आधारित हो, जिसको कहने के लिए हमारे पास में कोई सबूत हो, उसके संभावना को दर्शाने के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं। जैसे यहां एक एग्जांपल में लिखता हूं,
देयर आर क्लाउड्स देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, आकाश में बादल हैं। इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। तो मैं इस तथ्य के ऊपर एक बात बोलता हूं, किस तथ्य पे कि आकाश में क्या है, बादल है। इस तथ्य के आधारित हम एक बात बोलते हैं कि आज बारिश हो सकती है, और इस संभावना को दर्शाने के लिए हम मे का प्रयोग करेंगे। अर्थात जब भी ऐसी बात हो जिसको कहने का हमारे पास कोई आधार है, तब हम वहां पर मे लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विश, ब्लेस, कर्स, यानी कि इच्छा, आशीर्वाद, बद्दुआ, श्राप, बुरी बात के लिए भी हम मे का प्रयोग करते हैं। ऐसे वाक्यों में मे जो है वो शुरुआत में लगता है और अंत में फुल स्टॉप दे दिया जाता है। जैसे कि हम एक वाक्य यहां लिखते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद दे। यहां पर हम जानते हैं कि ब्लेसिंग देने के लिए मे का प्रयोग किया जा रहा है। इन वाक्यों को पहचानना बड़ा ही आसान है। यदि दिए गए वाक्य में शुरुआत में ही खाली स्थान यानी ब्लैंक दे दिया जाए और अंत में फुल स्टॉप दे दिया जाए, तो आप इस बात को जान लीजिए कि वहां पर मे मॉडल ही आएगा, दूसरा कोई मॉडल वहां पर नहीं आ सकता है। एक और वाक्य के द्वारा हम इसे समझेंगे, मे you fail again this year। यहां पर देखिए फिर से शुरुआत में ब्लैंक दिया है जिसमें हमने मे का प्रयोग किया है और कहा गया है यू फेल अगेन दिस ईयर। यह क्या है, यह एक प्रकार की बद्दुआ है। यहां पर बद्दुआ देने के लिए अर्थात श्राप देने के लिए, बुरी बात बोलने के लिए भी किसका प्रयोग करा गया है, मे का प्रयोग किया गया है। देखिए स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि अगला मॉडल हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। आगे देखते हैं और यहां लिखा है माइट। मे का पास्ट जो है वह माइट होता है, लेकिन हम जानते हैं कि माइट का प्रयोग अपने आप में यानी कि इंडिविजुअल भी किया जाता है। इसके क्या रूल्स हैं, आइए हम देखते हैं। सबसे पहला रूल है रिमोट पॉसिबिलिटी, यानी ऐसी संभावना जो कि न्यून हो। किसी कार्य के पूरा होने की संभावना जब न के बराबर न्यून होती है, बहुत कम होती है, तब हम माइट का प्रयोग करते हैं। जैसे एक वाक्य यहां पर मैं लिखता हूं और आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, देयर इज नो क्लाउड्स इन द स्काई, इट might be rain today। यहां पर देखिए हमारा वाक्य लिखा है देयर इज नो क्लाउड्स इन द स्काई, आकाश में बादल नहीं है। इट माइट बी रेन टुडे, जब आकाश में बादल ना हो तब बारिश होने की संभावना न्यून हो जाएगी, रिमोट हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। और इस न्यून संभावना को दर्शाने के लिए हम माइट का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अगला रूल। अगला रूल कहता है डिफिडेंट रिक्वेस्ट, अर्थात आत्म संशयी प्रार्थना के लिए ऐसी रिक्वेस्ट जिसमें हमें खुद को ही संशय हो, हमें खुद को शक हो कि यह पूरी होगी भी या नहीं, उसे हम आत्म संशयी प्रार्थना अर्थात डिफिडेंट रिक्वेस्ट कहते हैं। जब भी डिफिडेंट रिक्वेस्ट की बात आती है तब हम वाक्य में माइट का प्रयोग करेंगे। जैसे माइट यू
ओपन द विंडो। यहां पर मैं माइट लिखता हूं क्योंकि मुझे इस बात की आशा कम है कि यह खिड़की का खोलना पूरा होगा या नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति खिड़की के पास बैठा है उसकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि वो खिड़की खोलेगा या नहीं। अर्थात जो संशय है वह मन में है, इसलिए हम माइट का प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैजुअल रिक्वेस्ट, अनौपचारिक विनती करने के लिए भी हम माइट का प्रयोग करते हैं। हमने देखा था कैसे औपचारिक रिक्वेस्ट होती है, उसी प्रकार से अब हम देखते हैं अनौपचारिक विनती या रिक्वेस्ट क्या होती है। ऐसी विनती जो हम अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, जान पहचान वालों या पड़ोसियों से करते हैं वह कैजुअल रिक्वेस्ट होती है, जिसे हम इनफॉर्मल भी कहते हैं। और ये रिक्वेस्ट कभी कभी हम अनजान लोगों के साथ में भी करते हैं। ऐसी किसी भी बात के लिए, ऐसी किसी भी रिक्वेस्ट के लिए हम माइट का प्रयोग करेंगे। जैसे एक सेंटेंस हम लोग यहां लिखते हैं, देखिए लिखा है आई एम न्यू इन द सिटी। I am new in the city. Might you tell me this address? यहां पर देखिए हम कह रहे हैं आई एम न्यू इन द सिटी, मैं इस शहर में नया हूं। और यहां फिर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं माइट यू टेल मी दिस एड्रेस, क्या आप मुझे यह एड्रेस बता सकते हैं। अब जब हम एड्रेस पूछ रहे हैं तो हम किसी अनजान व्यक्ति से पूछ रहे हैं, और अनजान व्यक्तियों से भी जो रिक्वेस्ट की जाती है वो कैजुअल यानी कि इनफॉर्मल होती है, और वहां पर हम माइट का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस तरह से इन वर्ड्स को याद रखकर हम माइट का प्रयोग कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला जो मॉडल है वो हमें क्या समझा रहा है। अगला मॉडल है कैन, और कैन का अगर हम हिंदी अनुवाद करते हैं तो अक्सर हमारे सामने उसका अर्थ आता है सकना, किसी कार्य को करना, सकना। और इसका जो पहला पॉइंट है वहां पर लिखा है मोस्ट इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, यानी कि सर्वाधिक अनौपचारिक विनती करने के लिए ऐसी रिक्वेस्ट जो कि अनौपचारिक है। और अनौपचारिक का अर्थ अभी हमने देखा था, समझा था, जान पहचान, दोस्तों, रिश्तेदारों, अनजान पड़ोसियों, क्लासमेट्स से जो रिक्वेस्ट की जाती है उसे हम अनौपचारिक रिक्वेस्ट कहते हैं, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट करते हैं। और उसके लिए हम कैन का यूज करेंगे। जैसे कैन आई टेक योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूं। तो हम जानते हैं भाई हम पेन किसका लेंगे, हम हमारे फ्रेंड का जिसको हम जानते हैं, या अनजान व्यक्ति का, हमारे क्लासमेट का, हमारे दोस्त का हम ले सकते हैं। और ये जो रिक्वेस्ट है यह अनौपचारिक है, यानी कि इनफॉर्मल रिक्वेस्ट है। और इनफॉर्मल जहां पर भी सेंस आएगा, जहां पर भी भाव आएगा, उसके लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। आगे देखें और समझते हैं कि दूसरा पॉइंट जो है किस तरह से क्लियर होगा। इनफॉर्मल परमिशन, यानी कि अनौपचारिक आज्ञा के लिए भी हम कैन ही का प्रयोग करेंगे। मे के द्वारा हम फॉर्मल परमिशन जानते हैं, जबकि कैन के द्वारा हम इनफॉर्मल परमिशन को लेते या देते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति हमसे आयु में छोटा है या बड़ा है। देखिए समझते हैं, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यू कैन
टेक माई बाइक, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, तुम मेरी बाइक ले सकते हो। यहां पर अपने बेस्ट फ्रेंड को परमिशन दी जा रही है कि वह अपनी बाइक ले सकता है। तो इस प्रकार की परमिशन इनफॉर्मल में आती है, और इनफॉर्मल के अंदर हम जब भी परमिशन लेते या देते हैं तो हम कैन का प्रयोग करेंगे। जैसा कि इस वाक्य में परमिशन दी गई है तो यहां हम कैन लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं और देखो क्या लिखा है, थियोरेटिकल जनरल पॉसिबिलिटी, अर्थात वर्तमान व्यवहारिक या सामान्य संभावना के लिए हम कैन का प्रयोग करेंगे। जैसे एक वाक्य हम लिखते हैं और समझते हैं किस प्रकार से यह वाक्य का प्रयोग किया जाएगा। जैसे दिस इज ए बिग हाउस, ए बिग फैमिली कैन लिव इन इट। यह एक बड़ा घर है, इसमें एक बड़ा परिवार रह सकता है। जनरल पॉसिबिलिटी है, घर कैसा है, बड़ा है, और जब बड़ा घर होगा तो उसमें एक बड़ा परिवार आराम से रह सकता है। जनरल पॉसिबिलिटी के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। स्टूडेंट्स, अब यहां पर आप देखिए एक इजी ट्रिक आपको बताई गई है जो आपके लिए बहुत ही आसान होगी कैन को जस्टिफाई करने के लिए, कैन को समझने के लिए। इजी ट्रिक क्या है, ऐसे कार्य जिसमें किसी भी प्रकार की शक्ति का प्रभाव दिखता है, जैसे कि मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्ति या आर्थिक शक्ति, वहां प्रेजेंट टेंस में कैन लगाएंगे। जहां पर भी हमें रुपए, पैसे, शरीर की ताकत या दिमाग की ताकत का पता लगे तो वहां कैन का प्रयोग किया करेंगे। देखिए कैसे होगा, ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग, वह बहुत मजबूत है। ही कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, वह इस भारी बॉक्स को उठा सकता है। हम जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग व्यक्ति यानी कि शारीरिक रूप से जब व्यक्ति मजबूत होगा तभी वह भारी बॉक्स को उठा पाएगा। तो हम देखते हैं इस वाक्य के अंदर शारीरिक शक्ति का प्रयोग है, इसलिए कैन लगाएंगे। एक और यहां पर मैं आपके लिए लिखता हूं, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, you can solve this sum। तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तो व्यक्ति इंटेलिजेंट कैसे होता है, दिमाग से होता है। और यू कैन सॉल्व दिस सम, तुम इस सम को सॉल्व कर सकते हो, सुलझा सकते हो। सुलझाने के लिए हम ताकत लगाते हैं, और कौन सी ताकत लगेगी, मानसिक ताकत। तो जहां पर भी शारीरिक, मानसिक या आर्थिक ताकत की बात होती है वहां पर हम कैन का प्रयोग करेंगे। आइए स्टूडेंट्स अगला पॉइंट देखते हैं, अगला मॉडल देखते हैं। अगला मॉडल हमारे लिए कौन सा है, और अगला मॉडल है हमारा कुड। हम जानते हैं कैन का पास्ट कुड होता है, अर्थात जो रूल प्रेजेंट टेंस में कैन के लिए लगेंगे वही पास्ट टेंस में कुड का भी प्रयोग करेंगे। परंतु कुड जो है अपने आप में एक इंडिविजुअल मॉडल है और इसके कुछ नियम प्रेजेंट में भी लगते हैं। देखिए हम समझते हैं, पहला है पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए हम कुड का प्रयोग करेंगे, और ये पोलाइट रिक्वेस्ट जो है उसको हम बड़े ही आसानी से पहचान सकते हैं। इन वाक्यों में
प्लीज या काइंडली शब्द जैसे दिए गए होंगे और इनके द्वारा हम समझ सकते हैं कि पोलाइट रिक्वेस्ट की जा रही है। जैसे कि हम यहां पर देखते हैं, प्लीज कुड यू ड्रॉप मी देयर, क्या आप मुझे कृपया वहां पर छोड़ सकते हैं। हम जानते हैं प्लीज शब्द आ गया है, इसलिए यह पोलाइट रिक्वेस्ट है और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम प्रेजेंट टेंस में भी कुड का प्रयोग करेंगे। आइए स्टूडेंट्स अगला देखते हैं। अगला है कंटीजेंट पॉसिबिलिटी, अर्थात आकस्मिक संभावना, ऐसी संभावना जो अचानक से आ जाती है, उसके लिए भी हम कुड का प्रयोग करते हैं। देखिए कैसे पता लगाएंगे। There is heavy rain. It could be landslide on hills. भारी बारिश हो रही है और भारी बारिश होने पर पहाड़ों पर क्या हो सकता है, आकस्मिक संभावना हो सकती है। किस चीज की? लैंडस्लाइड की आवश्यक संभावना हो सकती है, इसलिए हम यहां पर कुड का प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ओकेजनल पॉसिबिलिटी, ऐसी संभावना जो कभी कभार आती है, ऐसी संभावना जिसका होना बहुत मुश्किल से सालों में कभी कभार हो, तब वहां पर हम प्रेजेंट टेंस में भी कुड का प्रयोग करेंगे। देखिए एक वाक्य मैं यहां पर आपके सामने लिखता हूं, आपको बताता हूं। द ओशन या द सी कुड टर्न वाइल्ड सम टाइम। हमने यहां लिखा है, देखिए द सी कुड टर्न वाइल्ड सम टाइम, समुद्र कभी कभार उग्र हो जाता है, यानी कि समुद्र के उग्र होने का जो संभावना है वो ओकेजनल है, बहुत कम ऐसा होता है कि समुद्र क्या होता है, उग्र होता है। तो इस प्रकार हमने देखा स्टूडेंट्स कि इन शब्दों के द्वारा, इन कीवर्ड्स को जानने के द्वारा हम अपने मॉडल्स को बड़े ही आसान तरीके से, बड़े ही सरल शब्दों में, बड़े ही इफेक्टिव तरीके से समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में बस इतना ही, और आप अपनी राय कमेंट के द्वारा हमें अवश्य बताइए। थैंक यू वेरी मच।